नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 26 मार्च 2025 है। हम इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स और उस पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत विश्व के कुल दूध उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है? ऑप्शन है 15%, 20%, 25% या 30%। उत्तर है 25%। भारत का दूध उत्पादन जो पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़ा है। यह 2014-15 में 146.3 मीट्रिक मिलियन टन था, जो 23-24 में बढ़कर 239.2 मिलियन टन हो गया। इसकी वार्षिक वृद्धि 5.6% है, जबकि विश्व में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। भारत में दूध प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी बढ़ी है, जो 2023-24 में 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी और विश्व में यह उपलब्धता 322 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। भारत 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसका योगदान 25% है। यानी भारत पूरे विश्व के दूध उत्पादन का 25% पैदा करता है। दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कार्यान्वित कर रही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन हैं 20%, 22%, 24% या 26%। उत्तर है 24%। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में 24% की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। यानी पूर्वव्यापी प्रभाव होगा इसका। सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, जबकि अब तक उन्हें 1,00,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे। तीसरा प्रश्न है, मुजफ्फरनगर को किस चीज के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है, जिसे हाल ही में बांग्लादेश को निर्यात किया गया है? ऑप्शंस हैं आम, गुड़, गन्ना, चीनी। उत्तर है गुड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त 30 टन गुड़ की एक खेप बांग्लादेश को निर्यात की गई है। यह कदम भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने में मदद करेगा। मुजफ्फरनगर अपने उच्चतम गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक मिठास और पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया इसे विशेष बनाती है। जीआई टैग मुजफ्फरनगर के गुड़ को अन्य क्षेत्रों के गुड़ से अलग पहचान देता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्याय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अशोक सिंह ठाकुर, राम सिंह यादव, अजय प्रताप सिंह, मनोज शर्मा। उत्तर है अशोक सिंह ठाकुर। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के नए अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है। ये चुनाव नई दिल्ली में हुआ था और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस संस्था की स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। यह भारत की प्रमुख विरासत संरक्षण संस्थाओं में से एक है। अशोक सिंह एक प्रसिद्ध इतिहासकार और
सिक्कों के संग्राहक हैं। वे चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं और पिछले 30 वर्षों से ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण और सुरक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी में डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और इसका उद्देश्य गंगा नदी में विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन का संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ और बहते पानी में जीवित रह सकती है, इसलिए संरक्षण जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। इसे यूनाइटेड नेशंस की IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। छठवां प्रश्न है, हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शंस हैं खेल प्रतियोगिता आयोजित करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना, आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना। उत्तर है तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना। भारतीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के साथ मिलकर हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 का आयोजन किया है। इस हैकथॉन का उद्देश्य डेटा विज्ञान और उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधिकारिक सांख्यिकी क्षेत्र में वास्तविक चुनौतियों का समाधान विकसित करना है। सातवां प्रश्न है, भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। इसका उत्तर है बेंगलोर। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स डिवीजन द्वारा नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो रोड शो और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर सम्मेलन का आयोजन 27 मार्च 2025 को बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नेशनल साइंस सेमिनार कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों, रणनीति क्षेत्रों, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर सेमीकंडक्टर और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। आठवां प्रश्न है, ICC वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड। उत्तर है भारत। ICC वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन सितंबर और अक्टूबर 2025 में भारत में होगा। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं भारत, जो कि मेजबान है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, और बाकी 2 टीमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान में होने वाले क्वालिफायर टूर्नामेंट के माध्यम से चुनी जाएंगी। 9वां प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर, जिनमें भारत भी शामिल है, कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 20%, 25%। उत्तर है 25%।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश से सभी आयातों पर, यानी जो अमेरिका में चीजें लाई जाएंगी उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जो 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाना है, जिसका मुख्य स्रोत आय का स्रोत तेल निर्यात है। भारत वेनेजुएला का एक प्रमुख तेल आयातक है। इस टैरिफ के लागू होने से भारत के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात महंगा हो सकता है। इससे व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में हरित और डिजिटल शिपिंग समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान। उत्तर है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य या शून्य के निकट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों को तेजी से अपनाना है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन हैं विश्व बैंक, IMF, RBI और नीति आयोग। उत्तर है IMF। भारत में वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट IMF और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है, लेकिन इसका एक हिस्सा IMF ने जारी कर दिया है। यह रिपोर्ट किसी भी देश की वित्तीय स्थिरता और वित्तीय विकास का मूल्यांकन करती है। IMF मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विश्व बैंक वित्तीय विकास और समावेशन पर। भारत ने पहली बार 2011 में FSAP में भाग लिया था और हाल ही में इसका नवीनतम मूल्यांकन जारी हुआ है। यह रिपोर्ट बैंकिंग प्रणाली, पूंजी बाजार, बीमा क्षेत्र और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की मजबूती की जांच करता है और इसमें जोखिम प्रबंधन और विनियामक सुधारों और संकट समाधानों के उपायों की भी सिफारिश की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं इंडो अफ्रीका नेवल ड्रिल, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, भारतीय अफ्रीकी नौसेना युद्धाभ्यास, मैरीटाइम सिक्योरिटी युद्धाभ्यास। इसका उत्तर है बी, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्सेस अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट नामक पहल से बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन करेंगे। यह अभ्यास 13 से 18 अप्रैल तक तंजानिया के दार ए सलाम के तट पर आयोजित होगा और इसमें भारत के अलावा अब कई अफ्रीकी देश शामिल होंगे, जिसमें तंजानिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक आदि शामिल होंगे। 13वां प्रश्न है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च। उत्तर है 25 मार्च। हर साल 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य अजन्मे बच्चों के जीवन के अधिकार को मान्यता देना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। गर्भपात के कारण नष्ट हो चुके अनगिनत बच्चे जो जन्मे नहीं,
उनकी स्मृति को सम्मान देना, गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाना। इस दिन की शुरुआत संत जॉन पॉल द्वितीय ने 1993 में एल सल्वाडोर में की थी। और यह दिन प्रो लाइफ यानी जीवन से पहले यानी जन्म से पहले के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के अधिकार की वकालत करता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।